हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 44 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ लाओबेन और बुई टोंगनी काउंटी में बैठे होते हैं। बेन कहता है मुझे मारों को सरेंडर करवाने में आधा दिन लग गया, बट डेप्यूटी जनरल ने उसे मार दिया। बुई कहता है अजीब है, डेप्यूटी जनरल को शाओचुन की सिचुएशन पता थी, फिर भी उसने मारूं को मारा। बेन कहता है वो पेनकुन का वफादार था और वो उसे अपने बेटे की तरह मानता था। वही कहता है मिस्टर बेन, आप तो जानकार है, फिर आपको पता क्यों नहीं है कि उसका रिश्ता पेनकुन के साथ क्या था। बेन अपनी गलती मानता है। वही कहता है यहाँ आने से पहले मैं आपके घर गया और ग्रैंड ट्यूटर लू से मिला। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता था, बट आपकी सेफ्टी की वजह से वो यहाँ नहीं आए। किसने सोचा था कि आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे और अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। बेन कहता है मैं पहले साउचुन में मारोंग से मिल चुका था। वही कहता है मारोंग से सरेंडर करवाना आसान नहीं, पर यान जोंग दल बदलो निकल गया। किसने सोचा था? क्या आपको पता है कि जनरल चेंगशी और 2000 रिफाइंड कॉपर कहाँ है? बेन कहता है मजिस्ट्रेट ने सब देखा, वो गलत नहीं हो सकता, और साथ में हमें यान जोंग का लेटर भी मिला। जनरल के बारे में हमें नहीं पता। वो ही लेटर पढ़ता है, उसमें यांग जोंग ने लिखा कि मुझे अपने लालची होने पे शर्म है। बेन कहता है ये एक गलती है। वही कहता है क्या मजिस्ट्रेट अभी भी जेल में है? वो तो सरेंडर करने से पहले ही मरना चाहते थे। हमें लॉयल पर्सन को सपोर्ट करना चाहिए। बेन कहता है मैं तो भूल ही गया, क्योंकि मारोंग उसे छोड़ना चाहता था। आप चिंता ना करें, मैं उसे अभी जेल से निकलवाता हूँ। तभी एक रिपोर्ट आती है, सर बहुत कुछ गलत हुआ है, जेल में आग लग गई है। हमने बुझाने की बहुत कोशिश की, पर यहाँ जेल में बुई आता है। यूबई कहता है ये मजिस्ट्रेट ली ही है, बट ये अब नहीं रहे। बुई को शाओशेंग दिखती है, बट वो उसे उठा के कहता है शाओशेंग। शाओशेंग बेहोश होती है। बुई उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फाइनली शाओशेंग होश में आ जाती है। वो कहती है मरने से पहले मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, तुम तो शाओचुन में थे, यहाँ कैसे? जी सही कह रही थी। अगर मुझे किसी से प्यार है तो आखिरी वक्त में वही मेरे सामने होगा। वही कहता है मैं आने में लेट हो गया। वो उसे गले लगा के कहता है तुम अब ठीक हो? यहाँ बुई शाओशेंग की पट्टी कर रहा होता है, उसे दर्द होता है। वही कहता है मुझे लगा कि तुम्हें पता ही नहीं कि दर्द का मतलब क्या होता है, तुम्हें तो डर ही नहीं लगता, इसलिए तुम यहाँ अकेले ही आ गई। अब तुम्हें दर्द हो रहा है। शाओशेंग कहती है फादर लापता है, पूरी फैमिली जेल में है, बस मैं ही बची थी। मुझे अपनी फैमिली को बचाना था और झूठे इल्जाम से अपनी फैमिली का नेम भी हटवाना था। सो इसलिए मैं घर पे बैठ के तुमसे शादी करने का वेट कैसे करती। यहाँ आने के लिए मुझे कितनी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। जब मैं जेल में अपनी फैमिली से मिलने जा रही थी, युआन शेन ने मुझे नकली टोकन के साथ पकड़ लिया। उसके बाद जब मैं घर गई और ग्रैंडमदर के पैसे लिए और यहाँ आने के लिए निकली, तो कैपिटल में गार्ड ने मुझे रोक लिया। जब उसने मेरी तलाशी ली, उसने मेरे आधे से ज्यादा पैसे ले भी लिए। यहाँ आने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। वो ही शाओशेंग के हाथ पे हाथ रख के कहता है तुम जेल में कैसे पहुँची? शाओशेंग कहती है मैंने सोचा मजिस्ट्रेट ही इस केस की जड़ है, बट जेल में घुसना मुश्किल था, इसलिए मैंने चोरी की ताकि वो लोग मुझे जेल में डाल दें। वो ही स्माइल करते हुए शाओशेंग की गाल पकड़ता है। शाओशेंग उसे हंसने के लिए मना करती है और कहती है तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी यहाँ आने के लिए। ना तो मैं खा पा रही थी और ना ही मैं सो पा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे मार न दे, या फिर वो मुझे पहचानने के बाद कहीं वो मुझे कैपिटल न भिजवा दे। इससे ना तो मैं फादर को बचा पाती और ना ही मैं तुमसे मिल पाती। वो ही प्यार से कहता है ठीक है मैं यही हूँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, इसलिए चेंग फैमिली अब मेरी भी फैमिली है। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे फादर मेरे फादर है। हम इस केस की जड़ तक जाएंगे और अपनी फैमिली को भी बचाएंगे। शाओशेंग कहती है कोई फायदा नहीं है, जब ये सब हुआ तुम हमारे साथ नहीं थे। वो ही सॉरी बोलता है और कहता है अगली बार मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। शाओशेंग कहती है जब मैं जेल में थी मुझे कुछ पता चला, मैजिस्ट्रेट ली कुछ अलग था। उसने कहा कि उसका रैंक उठेगा और वो और पैसे वाला बनेगा। उसने कहा कि लाओबेन अगर टोंगी काउंटी में कब्जा करेगा तो वो शानदार जिंदगी जिएगा। वही कहता है कौन है? बेन दरवाजा खोल के अंदर आता है और कहता है जो आग में मर गए मैं आपको उनकी लिस्ट देने आया था।
मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बाहर ही वेट कर रहा था। शॉशैंक कहती है आपने तो कर ही दिया, अब आप जा सकते हैं। बेन हंसता है और कहता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम लाओ फैमिली से नाराज हो, मैं याओ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही शॉशैंक कुछ कहती है वो उसे रोकता है और कहता है आप में कितने लोग मर गए। बेन लिस्ट देता है और कहता है बच्चे लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, 8 लोग मर गए जिसमें मजिस्ट्रेट भी थे। वही कहता है आग लगने का कारण। बेन कहता है मैंने इन्वेस्टिगेट किया, पेन कुंड के लोगों का ये काम है, उन्हें पसंद नहीं था कि मारोंग ने सरेंडर किया, इसलिए वो उनके साथ ही मर गए, हम उन्हें पकड़ ही नहीं पाए। वही कहता है उनका प्रॉपर फ्यूनरल देना होगा और ऑफिशियल ली को टेम्परेरी मजिस्ट्रेट बना देना। बेन एग्री करता है। वही कहता है थैंक यू मिस्टर बेन, जब आप कैपिटल में जाएंगे मैजेस्टी आपको रिवॉर्ड जरूर देंगे। बेन मना करते हुए कहता है मैंने आपके आगे कुछ भी नहीं किया है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शॉशैंक उसे जाते हुए घूरती है। वो ही उसे रोकते हुए कहता है घूरना बंद करो। शॉशैंक कहती है उसकी बकवास पे ध्यान मत दो, मैं अब उस पुराने रिश्ते के बारे में नहीं सोच रही। वही कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें इन पे शक है। शॉशैंक कहती है तुम्हें कैसे पता। वही कहता है अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो बेन को तुम पे शक हो जाएगा। शॉशैंक कहती है तुम सही कह रही हो, पर मैंने एक बात देखी कि ली फैंग को डर ही नहीं लग रहा था जब वो जेल में था और उसे यकीन था कि मा रॉन्ग सरेंडर कर देगा। वही कहता है ली फैंग को बेन पे यकीन था। शॉशैंक कहती है यही नहीं, सभी हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, मुझे धुएं की वजह से घुटन भी हो रही थी, बट ली फैंग गुस्से में चिल्ला और चीख रहा था। वो ब्रिज को जलाने और विटनेस को मारने की बात भी कर रहा था। अगर वो मिले नहीं होते तो वो ऐसा क्यों कहते। फादर का कुछ अता पता नहीं है। वो ही कहता है बेन स्मार्ट है, मुझे उनके टैलेंट पे यकीन था, बट मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, इसलिए उनके खिलाफ एविडेंस ढूंढना मुश्किल होगा। शॉशैंक कहती है इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है, हमें फादर और एविडेंस दोनों को ही ढूंढना होगा। यहाँ लोग मरे हुए लोगों के लिए रोते हैं, मजिस्ट्रेट ली की टैबलेट होती है, सभी दुखी होते हैं। वही और शॉशैंक वहाँ आकर सब देखते हैं। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट ई कहता है ओल्ड मजिस्ट्रेट की किस्मत खराब थी, वो अनाथ थे और लोगों से भीख मांगा करते थे, बट उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी। वो और मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है कि वो एक हीरो थी। यांग जोंग गद्दार निकला, उसी की वजह से ओल्ड मजिस्ट्रेट का ये हाल हुआ। वही कहता है उसका क्या। ये बताता है यांग जोंग घमंडी और बदतमीज था, उसे किसी भी नोबल सन से मिलना पसंद ही नहीं था, उसे लोगों के लिए करना पसंद था, अपनी सैलरी कटवा के वो लोगों की भलाई भी करता था। शॉशैंक कहती है मुझे वो लालची नहीं लग रहा। पर्सन वो स्टोरी बताता है जिससे पता चलता है कि वो दुश्मनों से मिल गया। बेन मजिस्ट्रेट को ग्रीटिंग्स देता है और मजिस्ट्रेट की वाइफ को अपना दुख बताता है, साथ में उसकी फैमिली का ख्याल रखने को कहता है। वो मैडम ली से इस तरह बात करता है कि मैडम ली टोंगने काउंटी छोड़ के चली जाए। मैडम ली एग्री करते हुए बताती है कि मैं यहाँ से जाने की ही तैयारी कर रही हूँ। बेन कहता है मैं ऑफिशियल तो नहीं, बट आप समझदार हैं। वो उठकर वहाँ से चला जाता है। मैडम ली रोती है। ये बाहर बेन की तारीखों के पुल बांध रहा होता है, जो भी उसने इस केस में किया। शॉशैंक 2000 रिफाइंड कॉपर के बारे में पूछती है। ये बताता है जनरल चेंगशी और ऑफिशियल यान और 2000 रिफाइंड कॉपर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि शाओचुन टोंगनी काउंटी के बगल में है। वो सभी कॉपर को कैपिटल में ले जाना चाहते थे, बट यान जो अपनी फैमिली को लाया और दुश्मनों से मिल गया। आजकल किसी का भी कोई भरोसा ही नहीं है। वही कहता है ये सब किसने बताया। ये ऑफिशियल ली बताता है। बाहर मैडम ली आती है और कुछ देर रुक के वहाँ से चली जाती है। वो और शॉशैंक को दाल में कुछ काला लगता है। मैडम ली आगे जाती है। वो और शॉशैंक उसका पीछा करते हैं। शॉशैंक कहती है हम इसका कब से पीछा कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ बेचती जा रही है, मुझे इसमें अजीब नहीं लग रहा है। मैडम ली शॉप पे जाती है और खड़ी होती है। वो मुड़ के देखती है। शॉशैंक और बुई दोनों छुप जाते हैं। मैडम ली सब देख के अंदर चली जाती है। तभी आवाज आती है। शॉपकीपर मैडम ली को धक्का मार के बाहर निकालता है। मैडम ली ड्रामा करती है। सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मैडम ली सस्ता सामान बेचने का ड्रामा करती है ताकि शॉपकीपर उस पर गुस्सा हो और उसे धक्का मार के गिरा दे। आखिरकार वैसा ही होता है। जैसे मैडम ली गिरती है, वो अपने हाथ से एक पोटली निकाल के गिरा देती है।
ताकि बुई और शाओशेंग उस पोटली को देखे और ले ले। शाओशेंग उस पोटली को लेती है और बुई के पास आकर उसे खोलती है। यहाँ यी, बुई और शाओशेंग होते हैं। यी कहता है मैजिस्ट्रेट ली अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे, बट उनके साथ गलत हुआ। शाओशेंग कहती है कि हैंडराइटिंग अलग क्यों है। ये बताता है ये ऑफिशियल यान की राइटिंग है, उन्होंने जानबूझकर नाटक किया। बुई यी से कहता है आप जा सकते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। बुई शाओशेंग को मैप दिखा के पूछता है तुम्हें क्या लगता है। शाओशेंग कहती है यांग जोंग फार्मिंग और एजुकेशन में फोकस कर रहा था। अगर उसे कंट्री को धोखा ही देना था तो वो लोगों की भलाई की प्लानिंग नहीं करता। मतलब ये ली ने यांग जोंग को बचाने के लिए ये सबूत छुपा दिए। वही कहता है मैडम ली ने हमें ये सबूत दिए हैं, मुझे यकीन है कोई उन्हें ब्लैकमेल जरूर कर रहा होगा, कोई है जिनसे वो डर रही है। वही को मैडम ली के फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब वो मजिस्ट्रेट ली के टैबलेट पे थी। जब लाओबेन गया वो थोड़ा डरी हुई थी। शाओशेंग कहती है मैडम ली को घर जाना है, बट उनका घर तो पास में है, उन्होंने बहुत सारे पैसे क्यों चाहिए। ली तो भिखारी और अनाथ था। मैडम ली ने कहा कि मुझे निशानी खानदान में देनी है, पर उनके तो बच्चे भी नहीं हैं। इसमें कुछ रिलेट करता है। वो कहती है मैं समझ गई। वो यूफई और क्विकी को बुलाता है और कहता है आसपास की रेडियस में सभी पोस्ट को चेक करो। दोनों एग्री करके चले जाते हैं। यहाँ ब्लैक कार्मा गार्ड खुदाई करते हैं। शाओशेंग और बुई वहाँ पहुँचते हैं। बुई शाओशेंग को वहीं रोकते हुए वहीं रुकने को कहता है। यूफई आता है। बुई पूछता है पता चला कि वो किसकी बॉडीज हैं। यूफई बूढ़ी औरतों और बच्चों की बॉडी बताता है और कहता है हमें लगता है ये यांग जोंग और उसकी फैमिली की बॉडीज हैं। कुछ बॉडीज का हम पता ही नहीं लगा पाए क्योंकि वो बहुत पुरानी है। उनके कपड़ों से लगता है कि ये बॉडीगार्ड जनरल चेंग के हो सकते हैं। शाओशेंग भागती है, बुई भी उसके पीछे भागता है। शाओशेंग एक एक करके उन बॉडीज को देखती है, बट बुई उसे रोकता है। शाओशेंग रोते हुए कहती है मेरे फादर कहाँ हैं? शाओशेंग गड्ढे में देखती है और कहती है और भी बॉडीज हो सकती है और खोदो इसे। क्विकी कहता है मैडम हमने सब सर्च कर लिया है। वो शाओशेंग से कहता है होश में आओ। अच्छा ही है जनरल चेंग नहीं है यहाँ, मतलब तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है। वो हाईली स्किल्ड है, शायद वो कहीं छुपे होंगे। शाओशेंग रोते हुए एग्री करती है और कहती है वो मेरा वेट कर रहे होंगे ताकि मैं उन्हें ढूंढूं, मुझे फादर को ढूंढना है। शाओशेंग भागती है। वो क्विकी को रिपोर्ट बनाकर मैजेस्टी को भेजने के लिए कहता है। वो शाओशेंग के पीछे भागता है। शाओशेंग अपने फादर को ढूंढने के लिए भागती है। वो उसे पकड़ के रोकते हुए कहता है शाओशेंग हमें कोई क्लू मिलेगा, हम तुम्हारे फादर को आसानी से ढूंढ लेंगे। शाओशेंग कहती है मुझे एविडेंस ढूंढना है। वो भागती है। वो उसे रोकते हुए कहता है जोश में होश मत खो, तुम अपने आप को और चोट पहुंचाओगी, रुको जरा। शाओशेंग कहती है मैं कैसे रुकूं? फादर और मेरी फैमिली सब मेरा वेट कर रहे हैं। अगर मैंने फादर को नहीं ढूंढा तो मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। वो उसे कस के हक करता है। शाओशेंग बेहोश हो जाती है। वो उसे लेकर बैठता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम चिंता मत करो, जो मैंने दर्द सहा मैं तुम्हें उसे झेलने नहीं दूंगा। वो उसे गले लगाता है। शाओशेंग फाइनली होश में आकर फादर कहती है। वही अंदर आता है। शाओशेंग कहती है फादर का कुछ पता चला? वही मना करते हुए कहता है उन बॉडीज में तुम्हारे फादर नहीं थे। शाओशेंग कहती है तुमने जरूर मिस किया होगा। वो उठती है, वो उसे पकड़ता है। तभी यूफई कहता है मैडम आपको पता है मास्टर आपको यहाँ कितने घंटे में लाए? उन्होंने कुछ भी नहीं पिया। वही और क्विकी यूफई को चुप कराते हैं। यूफई कहता है मैं क्या करूँगा। मास्टर को जब पता चला कि मार्केट सीलिंग के साथ गलत हुआ, वो अकेले ही शाओचुन में घुस गए। हजारों सोल्जर्स के बीच वो सिर्फ अकेले ही थे। पैन कुन ने उन्हें तलवार भी सीने पे मारी। वो तो बाल बाल बचे हैं, यट वो आपके लिए यहाँ भागे भागे आए हैं। कई दिनों से वो सोए भी नहीं है क्योंकि वो केस को खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? वो क्विकी को यूफई को पनिशमेंट देने को कहता है। शाओशेंग उसकी चिंता करती है। वही कहता है अब मैं ठीक हूँ। वो उसे बैठाता है और कहता है पैन कुंग मुझे मारना चाहता था, पर जो आर्मर तुमने मेरे लिए बनाया मैं उसकी वजह से बच गया। शाओशेंग कहती है तुम भले ही मेरे फियांसे हो, मेरे लिए तुम इतना बड़ा रिस्क मत लेना। वही कहता है जब मुझे ये सब पता चला मैं तुम्हारे पास भागकर आना चाहता था, मुझे अपनी सेफ्टी की भी परवाह नहीं हुई। दोनों हार्ट टचिंग बातें करते हैं। वही अपनी फैमिली की बातें बताता है। शाओशेंग वही के कंधे पे सर रख के रोती है और कहती है जो भी होगा मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वही भी सेंटी होकर कहता है मुझे सिर्फ तुम चाहिए। शाओशेंग उसके गले लगती है। दोनों एक दूसरे को सहलाते हैं। बाहर सभी ऑफिशियल्स खड़े होते हैं।
ग्रैंड ट्यूटर लू आता है। ऑफिशियल जू ग्रैंड ट्यूटर लू से लाओबेन की तारीफ करता है कि उसकी वजह से काउंटी में कितना बड़ा फायदा हुआ है। ग्रैंड ट्यूटर लू उसकी बेइज्जती करता है और कहता है तुम तो सेंसरेट में होकर भी लिंक हुई से डायरेक्ट लड़ने पहुंच गए। आई एम इम्प्रेस्ड। सभी उस पे हंसते हैं। जू कहता है हंसने की क्या बात है। सोंगबाई कहता है कोई अपना पुराना सबक भूल गया। एक तरफा बात को मैजेस्टी के आगे डायरेक्ट पहुंच जाना। कैसे यांगजोंग और उसकी पूरी फैमिली मारी गई, ये इसलिए हुआ क्योंकि वो लॉयल थे और दुश्मनों के आगे उन्होंने सरेंडर नहीं किया। जू टेंगशी और यांगजोंग के बारे में बुराई करता है। सोंगबाई जू का हाथ मोड़ते हुए कहता है यस मैं तो बदतमीज हूँ, बताओ तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। युआनशेन सब देख के हंसता है। जू चिल्लाता है। सोंगबाई रोकते हुए कहता है कभी लड़े भी हो तुम, बस मुंह चलाना आता है, लोगों की बुराई के अलावा तुम करते क्या हो। जू कहता है तुम और चेंगशी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम उसी की साइड तो लोगे। सोंगबाई कहता है मैंने कभी किसी को बदनाम नहीं किया, मैं अपने मुंह से ज्यादा अपने हाथ पैर चलाता हूँ। जू को दर्द होता है, वो दर्द में करारा होता है। ग्रैंड ट्यूटर लू मजे लेता है। यहाँ उनकाओ मैजेस्टी को बताता है कि ऑफिशियल सोंगबाई ने ऑफिशियल जू का हाथ तोड़ दिया। मैजेस्टी कहता तोड़ दिया, बढ़िया क्या उसने। ये लोग दिमाग खराब करते हैं, एक दूसरे के पीछे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं ताकि ये फेमस हो जाए। मैं एम्परर हूँ इसलिए मैं उन्हें मार भी नहीं सकता। काओ कहता है क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे। मैजेस्टी मना करता है और कहता है मैं यू से मिलने जा रहा हूँ। काओ कहता है वाइफ यू ने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया है। मैजेस्टी गुस्से में आकर कहता है मैनर्स कहाँ है तुम्हारे। काओ डरता है। मैजेस्टी कहता है मिस चेंग ने नकली टोकन और क्लियरेंस पास बनाया, वो वापस आना भी नहीं चाहती। वही से कहो कि वो वहीं रहे बट मिस चेंग को यहाँ भेज दे, मैं उसे पनिश नहीं करूँगा। बाहर देखो वो शिकायत देकर आ गए हैं। क्या करूँ मैं, थक गया हूँ, एम्परर होने से मैं थक गया हूँ। बाहर से आवाज आती है जिसमें जू सोंगबाई की शिकायतें करता है और कहता है कि उसने अपने कलीग को मारा और इंपीरियल कोड की डिसरिस्पेक्ट भी की, मुझे इंसाफ चाहिए। काओ कहता है अब इसका क्या करना है। मैजेस्टी उन्हें बुलाने को कहता है। सभी ऑफिशियल एक एक करके अंदर आते हैं। जू कहता है मैं मरने ही वाला था। वांग सोंगबाई और तभी सभी ऑफिशियल्स ग्रीटिंग देते हैं। युआनशेन कहता है ऑफिशियल जू मैजेस्टी को डराने की जरूरत नहीं, आप उनके सामने मैनर्स ही भूल गए। सोंगबाई एग्री करते हुए कहता है ऑफिशियल जू खुद ही गिर गए, मैंने उनकी हेल्प करनी चाहिए बट वो इतने कमजोर निकलेंगे मैंने सोचा नहीं था। जब मैंने उठाया उनका हाथ ऑलरेडी टूट गया। जू कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। सोंगबाई कहता है सभी ऑफिशियल हैं यहाँ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। युआनशेन कहता है जैसा सोंगबाई ने कहा वैसा ही हुआ, मैंने खुद देखा। ग्रैंड ट्यूटर लू भी एग्री करते हुए कहता है जो ऑफिशियल सोंगबाई ने कहा वही सही है। जू मुंह बनाते हुए कहता है जनरल लिंग ने लेटर भेजा जिसमें यांगजोंग और उनकी फैमिली को खत्म कर दिया है। चेंगशी वो पागल है, उसने 2000 रिफाइंड कॉइन चुराए और उसकी फैमिली को खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर देना चाहिए और मिस चेंग को बुलाकर यहाँ कैपिटल पनिशमेंट उन्हें दे देनी चाहिए। सोंगबाई एटीट्यूड में कहता है कि दूसरा हाथ भी तुड़वाना चाहते हो। जू कहता है मैजेस्टी क्या आपने सुना। तभी युआनशेन कहता है जू सही कह रही है। लड़ाई शुरू हुई, बचे हुए ऑफिशियल बहुत बिजी है, सेंसिटिव फ्री है, क्यों ना आप वहाँ खुद जाकर मिस चेंग को बुलाकर यहाँ ले आए। जू हड़बड़ाते हुए कहता है मैं क्यों, मैं पैलेस का अटेंडेंट नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ। ग्रैंड ट्यूटर लू हंसता है। मैजेस्टी कहता है ऑफिशियल युआन आपका पॉइंट है, ऑफिशियल जू मिस चेंग से अपना दिमाग हटा ही नहीं पा रहे हैं तो आप खुद वहाँ जाकर उन्हें पकड़ के यहाँ ले आए। किस्मत आपकी कि आप वहाँ जी शेंग और मिस चेंग से मिल ही लेंगे। जू कहता है किस्मत। जू को फ्लैशबैक्स आते हैं जब वो बुई से पिटा था। मैजेस्टी कहता है तुम तो पुराने दोस्त हो। जू कहता है दोस्त। फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें बुई ने जू के लात मार के उसकी टांग तोड़ दी। मैजेस्टी कहता है हो गया डिसाइड, ठीक है। सभी ऑफिशियल एग्री करते हैं। मैजेस्टी कहता है हमें लाओबेन को भी बुलाना होगा और उसने जो किया उसे रिवॉर्ड भी देना होगा। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है मेरे नेफ्यू को घूमना पसंद है, वो तो बस लकी था, उसे रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। मैजेस्टी कहता है टोंगने काउंटी में रिफाइंड कॉपर का भंडार है, इसलिए ओल्ड मजिस्ट्रेट ने कई बड़ी बाउंड्री बनाई है, अगर हम उससे लड़ लेते तो नुकसान और ज्यादा होता। बट तुम्हारा नेफ्यू समझदार निकला, उसने सारी प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर दी, उसे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए और गलत लोगों को पनिशमेंट, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और सही लोगों को मैं निराश होने नहीं दूंगा। आप सभी जा सकते हो। सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैजेस्टी अकेले में कहता है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये सब मेरे पे छोड़ना चाहते हैं। वो स्क्रोल्स पढ़ता है। यहाँ बुई और शाओशेंग लाओबेन के साथ बैठे होते हैं।
वो कहता है मैंने पेनकुंग से बात की, वो एम्बिशियस पर्सन है, उसे तो मौत से भी डर नहीं लगता। मारोंग उसके अंडर 10 साल से था, वो आम इंसान नहीं है। बट आपने मारोंग को सरेंडर करने के लिए कैसे मनाया? बेन कहता है मैं आपको सब बता चुका हूँ। जैसा मैंने कहा, मैं उसे पहले से ही जानता था और मैंने उससे मैजेस्टी की वर्च्यू की तारीफ की और उसे सरेंडर करने के लिए राजी भी किया। वो कहता है मैंने सुना यांग जोंग का पुराना दोस्त है, वो नोबल फैमिली से आता है, उसने अपने दोस्त को सबसे छुपा रखा था और उससे अकेले मिलता था। क्या आपको पता है बेन का चेहरा देखने लायक होता है? तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।